गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, 10th हिंदी मीडियम अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अपने ऐसे कुछ यौगिक थे जो अपने डेली लाइफ में यूज़ आते हैं। उनमें अपन ने 3 यौगिकों का अध्ययन कर लिया था। पहला आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2। आगे आज अपन बात करेंगे जो आपका अगला है 4th धावन सोडा। अगला कौन सा है? धावन सोडा। धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2 इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। हाँ भाई, देखें इसमें आपके सोडियम कार्बोनेट जो आपका धावन सोडा है उसमें आपको जल के 10 अणु दिखाई दे रहे हैं। .10H2O लिखा है, इसका मतलब जल के 10 अणु। ये जल के 10 अणु क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन जल। मैं आपसे कहूं धावन सोडे में कितना क्रिस्टलन जल उपस्थित होगा तो कितना 10 अणु क्रिस्टलन जल के उपस्थित होंगे। ठीक बात है। अब बात करें, नया शब्द है क्रिस्टलन जल। होता क्या है वो ध्यान से सुने। क्रिस्टल जल, कोई भी लवण होता है वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और उस क्रिस्टल में जो जल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। कोई भी आपका लवण होगा वो क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होता है और उस क्रिस्टल में जल के अणु जो उपस्थित होंगे उन्हें कहा जाता है क्रिस्टलन जल। या इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा, तो वो क्या होगी? लवण के एक अणु में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? क्रिस्टलन जल। ठीक बात है। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, जो धावन सोडा है बनाने की विधि, देखिए भाई, व्यापारिक तौर पर इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। आपका धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, वो किससे बनाया जाएगा? साल्वे विधि द्वारा बनाया जाएगा। अब नया क्या अपने लिए? साल्वे विधि। ये क्या होती है तो इस प्रोसेस को समझेंगे। पहले साल्वे विधि क्या है? साल्वे विधि व्यापारिक तौर पर धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाने की एक विधि है। ये जिसे अर्नेस्ट साल्वे ने दिया। साल्वे विधि किसके द्वारा दी गई है?
अर्नेस्ट साल्वे। और अर्नेस्ट साल्वे द्वारा ये जो विधि दी गई है, ये व्यापारिक तौर पर सोडियम कार्बोनेट बनाने की एक विधि है। देखें इसमें कच्चा पदार्थ क्या क्या यूज में लिया जाता है। एक आपका NaCl, इसके अलावा अमोनिया, वाटर, जल, और एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट। साल्वे विधि में कच्चे पदार्थ के रूप में कौन कौन काम में लिया जाएगा? किसको बनाने की बात कर रहे हैं अपन? सोडियम कार्बोनेट की। इसको बनाने में कौन कौन से कच्चे पदार्थ यूज में लिए जाएंगे? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ भाई, मैंने आपको जब पिछला लेक्चर पढ़ाया था, पिछली क्लास, उसमें मैंने NaCl के उपयोग पढ़ाए थे आपको। उसमें अपन ने चौथा उपयोग पढ़ा था कि NaCl, NaOH, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 आदि को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने देख भी लिया, मैंने जब आपको NaOH पढ़ाया था, कास्टिक सोडा, उसमें भी अपन ने उसको बनाने में क्या यूज लिया था? NaCl का। जब मैंने आपको विरंजक चूर्ण पढ़ाया तब भी अपन ने इसको यूज में लिया था। ठीक बात है। नेक्स्ट, अब देखें आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये जो साइन होता है ये किसका होता है? हीट। गर्म करने पर ये टूट जाएगा CaO और CO2। अब देखें जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो बना कैसे? ये अपन ने कच्चा पदार्थ लिया है। अब देखें इनसे बनता कैसे है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, क्या क्या अभिक्रियाएं होती है और आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखें सबसे पहले जो आपकी अमोनिया है वो जल से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? NH4OH। आपकी अमोनिया क्या जल से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में आपकी CO2 जल से क्रिया करेगी। CO2 अपने को कहाँ से मिली है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद में ये डायरेक्ट काम में अपने नहीं आता। अपने साल्वे प्रोसेस में कौन कौन काम में आएगा? CO2 और CO। तो CO2 अपने काम में आएगी। CO2 H2O से क्रिया करके क्या बना लेगी? H2CO3। सही बात है। इसके अलावा आपका NaCl जब जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा? NaCl का जलीय विलयन बना लेगा। NaCl जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl का जलीय विलयन। ध्यान से देखते जाएं, आपको इस NH4OH में क्या दिख रहा है? OH आयन दिख रहा है। यानी जब आप इसे जल में विलय करेंगे तो ये कौन सा आयन देगा? OH-। और आर्हेनियस के अनुसार जो यौगिक जल में OH- आयन देंगे क्या कहलाते हैं? क्षार। इसका मतलब आपके पास ये वाला जो आपका यौगिक है ये तो क्या है? क्षार। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल पढ़ा है अपन ने। तो ये क्या है? आपका अम्ल। और आप NaCl को सब जानते हैं, ये क्या है? आपका लवण। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब आगे की रिएक्शन, अम्ल और क्षार है तो आपके पास एक ही कंटेनर में ही है, तो अम्ल और क्षार अगर एक ही बर्तन में तो ये भी आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या होगा? NH4OH प्लस H2CO3 आपस में क्रिया करेंगे और बनाएगा क्या? NH4HCO3। NH4HCO3 ऐसा क्यों बना है इसके बारे में देखें। जो आपका NH4OH है ये एक क्या है? प्रबल क्षार। क्षार तो है पर कैसा क्षार है? प्रबल क्षार। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल को आप सब जानते हैं कैसा अम्ल होता है?
दुर्बल अम्ल। आपका अगर प्रबल अम्ल है तो ये टूटेगा किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस। और आपका जो दुर्बल अम्ल है ये किसमें टूटता है, H प्लस और HCO3 माइनस। यहाँ से HCO3 माइनस किसके पास आएंगे, NH4 प्लस, और आपका H प्लस किसके पास, OH माइनस। H प्लस और OH माइनस क्या बना लेंगे, जल का अणु। और आपका HCO3 माइनस और NH4 प्लस क्या बन जाएगा, NH4 HCO3। क्या ठीक बात है? हाँ भाई, अब देखें नेक्स्ट, अपने को तो क्या बनाना है, अभी सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो अभी तो सोडियम कार्बोनेट अपने पास बना ही नहीं, तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास जो NH4CO3 है इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दें, NH4 HCO3 की रिएक्शन किससे करवा दें, NaCl से करवा दें। जब आप इसकी रिएक्शन NaCl से करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया NaCl से करवाएंगे, तो आपका NH4 क्या बनेगा, यहां से ये टूटेगा किसमें, NH4 प्लस और HCO3 माइनस। ये टूटेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ से ये Cl किसके पास चला जाएगा, NH4 प्लस के पास, और Na किसके पास आ जाएगा, HCO3 माइनस के पास। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। और आपका ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसके आगे वाला जो यौगिक पढ़ेंगे वो कौन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इसके बनाने का तरीका भी आपको पता लग गया, इसे इस प्रोसेस द्वारा बनाया जा सकता है। अब अपने को ये मिला है इसकी अभिक्रिया। अब देखिए क्या होगा, अपने को कौन चाहिए, Na2CO3 चाहिए। तो NaHCO3 मेरे पास होगा। अगर मैं इसको गर्म करूंगा, जब आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इससे CO2 बाहर चली जाती है और क्या बच जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन को, अभिक्रिया को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। 2 हो जाएगी बैलेंस। देखिए भाई, यहाँ सोडियम कितने हैं, 2, इस साइड भी सोडियम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, कार्बन कितना है, 2, कार्बन 1 और 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 3, 2, 5 और 1, 6। आप बैलेंस करना अभी ज़्यादा ना सोचें, इसके अगले चैप्टर में बैलेंस, अभिक्रिया को संतुलित करना दिया गया है, वो अपन अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी यहाँ ध्यान से देखिए, अपने पास क्या मिल गया, अपने को Na2CO3 मिल गया। अब Na2CO3 अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 10 अणु जल के, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2। ये आपका क्या है, धावन सोडा। देखिए एक बार और बता रहा हूं, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट को व्यापारिक तौर पर बनाने वाली विधि का नाम क्या है, साल्वे विधि। साल्वे विधि किसने दी है, अर्नेस्ट साल्वे ने। और अर्नेस्ट साल्वे ने इस विधि में जो कच्चा पदार्थ अपने को काम में आता है वो कौन कौन से हैं, एक आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, एक आपका अमोनिया NH3, एक आपका जल H2O और एक आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
अब देखें भाई कौन कौन सी रिएक्शन होती है जब साल्वे विधि, इसमें रिएक्शन होगी, अमोनिया पहले जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा NH4OH, उसके बाद में जब CO2 जल से क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा H2CO3, जब NaCl जल से क्रिया करेगा तो NaCl का जलीय विलयन। अब देखिए भाई NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा आपका क्षार, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये क्या है आपका अम्ल, और NaCl आप सब जानते हैं ये क्या होगा आपका लवण। पहले सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, अभिक्रिया कौन करेगा, अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा NH4HCO3। कैसे बनेगा NH4OH, एक क्या है प्रबल क्षार, ये टूटेगा NH4 प्लस में और OH माइनस में। आपका H2CO3 क्या है दुर्बल अम्ल, ये टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस, आपस में लिंकेज होगा और ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए भाई साथ ही इसके बाद में अपने को इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवाऊंगा, जो अपने पास प्रोडक्ट बना है अमोनियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको NaCl से करवानी है। जब आप इसकी अभिक्रिया NaCl से करवाएंगे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणुओं को अगर आप गर्म करेंगे तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब देखें अगर इसमें आप 10 अणु जल के जोड़ते हैं, क्रिस्टलाइन करते हैं, तो आपका ये क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2। ये तो इसका एक मेथड हो गया। पहली विधि तो क्या है, साल्वे विधि द्वारा आप इसे बना सकते हैं। क्या क्या लेना पड़ेगा आपको, ये 4 चीजें आपको लेनी पड़ेगी, ठीक बात है। दूसरा तरीका, अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से है, आपके पास कौन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से भी आप सीधे सीधे क्या बना सकते हैं धावन सोडा। कैसे, गरम करना है, 2 अणु लेने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, उन्हें गरम करना है, गरम करने पर वो CO2 गैस बाहर हो जाएगी और आपका क्या धावन सोडा बन जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? हाँ भाई, अब देखें आपका जो ये वाला कंपाउंड है NH4HCO3, ये लवण है क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से बन रहा है। अब कौन सा प्रकार का लवण है, ये भी ध्यान से देखें, कौन से प्रकार का लवण होगा, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। अम्ल तो कैसा है दुर्बल, क्षार कैसा है प्रबल, तो जो बनने वाला लवण वो कैसा होगा क्षारीय लवण। सबको बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपका जो धावन सोडा है इसकी प्रकृति कैसी होगी क्षारीय, ठीक बात है। आगे बात करते हैं गुणधर्म। आगे बात करेंगे धावन सोडे के गुणधर्म। फर्स्ट, यह है श्वेत क्रिस्टलन ठोस होता है। कैसा होगा श्वेत क्रिस्टलन ठोस। यह जल में विलय होता है। आपका जो धावन सोडा है वो जल में आसानी से विलय हो जाता है। थर्ड, इसका जलीय विलयन कैसा होगा क्षारीय
होता है। अरे अभी पढ़ा है अपन ने, जब आप ये जो बना है इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। जब आप इसे जल में डालेंगे तो क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या ठीक बात है? नेक्स्ट, जब आप धावन सोडे को गर्म करते हैं, जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे क्रिस्टलन जल बाहर हो जाता है। जब आप धावन सोडे को, धावन सोडा क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O, जब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इससे आपका Na2CO3 प्लस 10H2O, जब आप धावन सोडे को गर्म करते हैं तो इससे जल के अणु, जो क्रिस्टलन जल आपका, वो बाहर हो जाता है। जल के 10 के 10 अणु बाहर चले जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका Na2CO3, और इसे आप क्या कहेंगे, सोडा ऐश। इसे क्या कहा जाता है, सोडा ऐश। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोडा ऐश क्या है। तो आप क्या बताएंगे, जब धावन सोडे को गर्म किया जाता है तो उससे जल के अणु बाहर निष्कासित हो जाते हैं, जो बच गया उसे क्या कहा जाता है, सोडा ऐश। बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसके उपयोग। अगली बात करते हैं उपयोग। देखिए भाई, उपयोग, इसका उपयोग सफाई और जो आपका धोने का काम है, धुलाई वगैरह, उनमें किया जाएगा। नाम से ही क्या है, धावन सोडा, तो नाम से पता चलना चाहिए धोने में काम आएगा। तो इसका उपयोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, इसका उपयोग सफाई व धुलाई में किया जाता है। हाँ भाई, बात समझ में आ गई कि आपका धावन सोडा, नाम से पता चल रहा है कि धोने और सफाई में यूज में लिया जाएगा। इसके साथ ही इसका उपयोग कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, साबुन, अपमार्जक, जो आप सर्फ के नाम से जानते हैं, डिटर्जेंट, अपमार्जक व बोरेक्स बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा, साबुन, अपमार्जक और बोरेक्स निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग कागज उद्योग, व वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। याद रह जाएंगे, 3 उपयोग हैं सफाई धुलाई में, इसके साथ ही कास्टिक सोडा, साबुन, अपमार्जक या बोरेक्स आदि के निर्माण में, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में भी इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर है? आगे का जो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है आपका, बेकिंग सोडा, NaHCO3, जो आपका बेकिंग सोडा है उसकी बात करते हैं।
बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3, और रासायनिक नाम क्या होगा इसका, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए भाई, नाम जो रासायनिक नाम है, मैंने कहा था रासायनिक सूत्र से लिखा जाएगा, तो आप ध्यान से लिखते जाएं। पहला क्या है, Na क्या कहते हैं, सोडियम, सोडियम। H का मतलब हाइड्रोजन और कार्बोनेट, CO3 को क्या कहते हैं, CO3-2 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करें, बेकिंग सोडे को मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है, मीठे सोडे के नाम से, या फिर खाने के सोडे के नाम से भी। बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे मीठा सोडा भी या खाने का सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे खाने के सोडा, आपने देखा होगा कि अपन कोई भी घर में पकवान वगैरह बनते हैं तो उनमें वो टाइट ना बने, इसके लिए अपन उसमें क्या मिलाते हैं, मीठा सोडा मिलाते हैं। अब दुकान से देखते हैं मीठा सोडा बोलते हैं, दुकान वाला आपको यही देता है, बेकिंग सोडा, ठीक बात है, इसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। अब देखिए भाई, नेक्स्ट बनाने की विधि। बनाने की विधि, जो आपके बनाने की विधि है वो क्या होगी, देखिए फर्स्ट तो आप वही NaCl का क्या लें आप, जलीय विलयन, और उस जलीय विलयन में CO2 व अमोनिया गैस क्या करें, प्रवाहित, तो आपका क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। अभी अपन ने पढ़ी है वो रिएक्शन, तो सारा जब सोलवे प्रोसेस पढ़ा था तब अपने पास ये बीच में बना नहीं बना, ये बना था अपने पास। तो इसका फर्स्ट मेथड तो क्या है कि आप जब NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है या नहीं है। अगली नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो दूसरा मेथड है बनाने का, दूसरा मेथड क्या है कि आप सोडियम कार्बोनेट आपके पास प्रेजेंट है, अगर आप उस पर CO2 गैस पास करते हैं तो जब CO2 गैस आप इस पर पास करेंगे तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। दो मेथड है बेकिंग सोडा बनाने का। पहला मेथड, पहला विधि आपकी, जब आप NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा मेथड देखिए, अपन ने इससे अभी मैंने पिछला जो अपन ने धावन सोडा पढ़ा है उसमें बताया कि NaHCO3 से अपन ने क्या बनाया था, Na2CO3। तो उस रिएक्शन को उल्टी कर दो, इन सबको ले लो, क्या बन जाएगा, NaHCO3। क्लियर है। हाँ भाई, अब बात करते हैं गुणधर्म। नेक्स्ट अपना गुणधर्म।
यह श्वेत क्रिस्टलन ठोस होता है। हमें देखा है मीठा सोडा, नहीं देखा तो आप दुकान वाले के पास किराना स्टोर पे जाएं, इससे कहीं मुझे मीठा सोडा चाहिए, उसके बाद में देख लेना कैसा होगा, ठोस भी होगा और साथ साथ में वाइट भी होगा, तो इसे कहेंगे श्वेत क्रिस्टलन ठोस। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो क्या होगा, ये जल में अल्प विलय होता है, जल में बहुत कम विलयशील होता है। आप चेक कर सकते हैं, मीठा सोडा लाएं, अगर जल में देरी से घुल रहा है, इसका मतलब जल में अल्प विलयशील होता है। नेक्स्ट थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, यह कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। अपन ने जब इसको बनाया था अभी, तो कैसे बना था ये आपको सबको पता है, आपने भी अभी पढ़ा है। तो ये कैसा लवण है, क्षारीय लवण है। अरे सिंपल सी बात है, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ही नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था ये बना किससे है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, अम्ल और क्षार है तो लवण बनेगा, पर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लेंगे तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। तो ये कैसा है, क्षारीय लवण। नेक्स्ट, जब आप इसे गर्म करते हैं, अपन ने ये भी पढ़ लिया, जब अभी मैंने आपको पढ़ाया था, धावन सोडा पढ़ाया था, उसमें अपन ने कहा था आपके पास ये जो बना है, इसको आप गर्म करें तो इससे CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। तो ध्यान से देखें, जब इसे गर्म किया जाता है तो इससे CO2 गैस निष्कासित हो जाती है। जब आप बेकिंग सोडा जो है उसे अगर आप गर्म करेंगे तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, Na2CO3, CO2 और एक वाटर का अणु भी बाहर चला जाएगा। ठीक बात है, ये सारी रिएक्शन अभी अपन ने पढ़ी है, जस्ट इससे पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट, इसके उपयोग। पहला उपयोग तो आप सबको याद होना चाहिए, खाने का सोडा मीठा सोडा है, इसका मतलब ये भोजन बनाने में मीठे सोडे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। भोजन बनाने में मीठे सोडे के रूप में देखिए भाई, पहला उपयोग तो आप सबको याद हो जाएगा क्योंकि नाम से पता चल गया मीठा सोडा है, आप सब जानते हैं। इसे कहाँ यूज़ करेंगे, जब अपन कोई भी भोजन बनाते हैं उसमें मीठे सोडे के रूप में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पेट की अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होता है। देखिए भाई, लवण कैसा है, क्षारीय लवण है, और क्षार आपको पता है किसका ट्रीटमेंट करते हैं, अम्ल का।
तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसे एंटाएसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। थर्ड, मंद प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। मंद प्रतिरोधी, मंद का मतलब ये जो आपका लवण है ये जैसे अम्लता है इसे दूर करेगा, पर ये कैसे करेगा? धीरे धीरे, टाइम लगेगा इसे दूर करने में, इसलिए इसको कहते हैं मंद प्रतिरोधी। फोर्थ, अग्नि शांको केंद्र में यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और फिफ्थ, अभिकर्मक के रूप में। देखिए भाई, एक बार वापस देख ले। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए भाई, उसके बाद में बनाने की दो विधि है इसकी। पहली विधि तो क्या है? आप NaCl का जलीय विलयन लें और उस NaCl के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया क्या करें? प्रवाहित करें, तो आपके पास किसका निर्माण होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। इसके बाद में दूसरा मेथड है कि आपके पास धावन सोडा है Na2CO3। जब आप Na2CO3 पर CO2 गैस प्रवाहित करें तो भी इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें गुणधर्म। गुणधर्म कैसा पदार्थ है? ये एक श्वेत क्रिस्टलन ठोस पदार्थ होता है। जल में इसकी विलयता ये अल्प विलयशील होता है। और अपन ने बात किया है कि ये जो बना है NaHCO3 वो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनने वाला लवण कैसा बनता है? क्षारीय लवण। तो ये क्या होगा? क्षारीय लवण। एक इसकी प्रॉपर्टी जो गुणधर्म वो क्या होगा? जब आप इसे गर्म करेंगे तो इससे CO2 गैस का क्या होता है? निष्कासन होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट उपयोग की बात करें तो उपयोग किस किस में है? भोजन बनाने में मीठे सोडे के रूप में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। पेट की अम्लता दूर करने के लिए इसे एंटाएसिड के रूप में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, ये कैसा प्रतिरोधी है? मंद प्रतिरोधी होता है। और इसे अग्निशामक जो केंद्र होते हैं उनमें यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाएगा। और लास्ट में लैब में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला देखिए भाई, जो आपका अगला कंपाउंड है और अपना लास्ट कंपाउंड है, ये लास्ट यौगिक है, सिक्स और अंतिम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। शायद आपने ये नाम तो नहीं सुना होगा पर ये नाम जरूर सुना होगा। POP जो घरों में डिजाइन के लिए छत में करवाई जाती है, नाम सुना होगा POP। देखिए भाई, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2। CaSO4 डॉट हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट।
पीओपी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। देखें पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम जो आपका है CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखें Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट और हाफ H2O इसका मतलब इसका अर्ध हाइड्रेट। याद रह जाएगा। अगर आपको ये याद है तो ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। देखिए भाई बनाने का तरीका, बनाने की विधि। जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, इसका नाम क्या होता है? जिप्सम। पत्थर आता है जिप्सम का, जिप्सम। और जब आप जिप्सम को क्या करते हैं? गरम करते हैं। जिप्सम को आप क्या करेंगे? गरम करने पर, और गरम किस ताप पर? 393 केल्विन ताप। जब आप जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गरम करेंगे तो इससे 1.5 अणु जल का क्या होता है? निष्कासित। 1.5 अणु होगा तो अपने पास 2 में से 1.5 अणु अगर निष्कासित हो जाएगा तो आधा अणु जल का बचेगा। CaSO4 डॉट हाफ H2O और साथ में 1/1/2 अणु जल के क्या हो गए? निष्कासित। और जो आपका ये बना है यही क्या है? आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ भाई, इसका नाम पीओपी क्यों पड़ा उसका भी रीजन है। इसका नाम पीओपी इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। सर्वप्रथम फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम से क्या बनाया? आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O और इसका नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको रीजन पूछे कि पीओपी जो नाम है वो क्यों पड़ा है तो उसका रीजन क्या है? सर्वप्रथम इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके बनाया गया और जो बना है उसका नाम क्या दे दिया? पीओपी। ठीक बात है। अब देखें भाई इसके गुणधर्म। गुणधर्म श्वेत, चिकना, ठोस पदार्थ होता है। हाँ भाई कैसा होगा? श्वेत, चिकना, ठोस पदार्थ। अरे जिप्सम एक पत्थर है और इसे गर्म करके बनाया गया तो ये भी ठोस ही होगा। देखिए भाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोई फ्रैक्चर हॉस्पिटल होगा, कभी आप उसमें जाएं तो उसके प्लास्टर रूम में जाएं जहाँ प्लास्टर किया जाता है हड्डियाँ टूटने के बाद। इसका उपयोग जो आपका पीओपी है उसका उपयोग प्लास्टर करने में भी किया जाता है। जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है उसमें क्या लिया जाता है? पीओपी। तो आपको वहाँ प्लास्टर रूम में देखने को मिलेगा पीओपी। तब देखना ये कैसा होगा, जब आप इसे टच करेंगे तो ये चिकना भी होगा और कलर कैसा होगा इसका? वाइट और ये ठोस पदार्थ
होता है। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी, जब आप इसे 10 से 15 मिनट जल में घोलते हैं तो यह वापस जिप्सम में बदल जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप इसे 10 से 15 मिनट जल में घोलेंगे तो ये बिल्कुल कठोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कठोर व ठोस हो जाएगा। जब आप जिप्सम को 10 से 15 मिनट जल में विलय करते हैं, घोलते हैं, तो ये कठोर व ठोस अवस्था में वापस चेंज हो जाएगा। ठीक बात है। यानी जब प्लास्टर किया जाता है तो उस प्लास्टर को पहले जल में घोला जाता है 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद में वो क्या हो जाता है? बिल्कुल कठोर, टाइट हो जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी दो ही है इसकी, कि आप इसे जब 10 से 15 मिनट जल में घोलते हैं तो ये वापस जिप्सम में बदलता है। कैसे? कि आपके पास CaSO4.12H2O है। जब जल में घोलेंगे तो इसमें ये वापस जल से क्या ले लेगा? 1.5 अणु जल का ले लेगा और क्या बना लेगा? CaSO4.2H2O। ठीक बात है। अब देखते हैं भाई इसके उपयोग। अब किसकी बात करते हैं? उपयोग। सबसे पहला उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। पहला उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। जो आपके प्लास्टर किया जाता है हड्डी टूटने के बाद, वो किससे किया जाएगा? पीओपी से। ठीक बात है। दूसरा, घरों में सजावट के रूप में। देखते भाई, जो आजकल नई नई डिजाइन बनाते हैं छतों में, वो फूल वगैरह, वो किससे बनते हैं? पीओपी से। बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगला, आप कभी मेले में गए तो आपने, जब आप मेले में गए तो आपने देखा होगा वो उसमें बने होते हैं वो जो गुल्लक वगैरह, तोते वगैरह अच्छी, वो भी किससे? जो खिलौने होते हैं, खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या होगा? खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला उपयोग, बिल्डिंग बनाने में। फोर्थ, भवन निर्माण में। फिफ्थ, आपका दंत चिकित्सा, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं, किसी के दो दांतों के बीच जो गैप जो होता है, कोई भी दो दांत है उनके बीच में अगर कोई गैप होता है तो उस गैप को किससे भरा जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आप भरेंगे और अगर फिर उसमें अपन पानी जैसे डालेंगे और पानी अगर 10 से 15 मिनट रहा तो वो किस में बदल जाएगा? वापस जिप्सम में। और जिप्सम क्या है?
बिल्कुल कठोर पदार्थ है तो वापस क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ में बदल जाएगा। इसके साथ ही एक उपयोग अभिकर्मक के रूप में। ठीक बात है, याद रह जाएंगे आप सबको कि जो आपका पीओपी है उसका यूज टूटी हुई हड्डियों, मेनली तो क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और जो घरों में आप पीओपी वगैरह छत पे करवाते हैं उनमें खिलौने बनाने में, साथ ही भवन निर्माण में, और दंत चिकित्सालय, दांतों के बीच में जो गैप होते हैं उनको भरने में भी किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। और अभिकर्मक के रूप में इसको प्रयोगशाला में उपयोग में लिया जाता है। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक अपन ने सारे कंप्लीट पढ़ लिया आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। NaCl सोडियम क्लोराइड भी पढ़ लिया, NaOH भी पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ विरंजक चूर्ण भी पढ़ लिया, साथ में अपन ने धावन सोडा, बेकिंग सोडा, और लास्ट में आपका पीओपी। 6 मैंने आपको पढ़ा दी। अब आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक बच रहा है, साबुन और अपमार्जक, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें।